ये नोट कर लिया बच्चों सबने? यस सर। अब देखो, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप एक क्यूबॉइड के लिए ही कर सकते हो। मतलब अगर आपके पास कोन है, अगर आपके पास स्फेयर है, किसी भी तरह का ऑब्जेक्ट है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। और इसको देखो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, कैसे? जब हमने लिखा डेल्टा वी बाई वी इक्वल टू गामा डेल्टा टी, तो डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं? वी इंटू गामा डेल्टा टी। और डेल्टा वी कितना हो जाएगा? वी डैश माइनस वी इक्वल टू वी इंटू गामा डेल्टा टी। तो वी डैश की वैल्यू हो जाएगी वी प्लस वी इंटू गामा डेल्टा टी। या आप क्या लिख पाओगे? वी डैश इज इक्वल टू वी इंटू वन प्लस गामा डेल्टा। क्या ये चीज समझ में आती है बेटा? यस सर। सर वो वीडाश क्या है? वी डैश इज न्यू वॉल्यूम। ओके सर। हाँ। अच्छा, इनफैक्ट अपन क्या लिख सकते हैं? एरिया के लिए भी ऐसी ही इक्वेशन यूज कर सकते हैं। इफ ए इज एरिया ऑफ एनी फेस और सरफेस, तो डेल्टा ए बाई ए किसके बराबर होता है? उसको लिखते हैं बीटा डेल्टा टी के बराबर। एन, बीटा को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ एरियल एक्सपांशन। एन, बीटा और अल्फा में क्या रिलेशन होगा बेटे? बीटा इज इक्वल टू 2 अल्फा। क्या ये बात समझ में आती? यस सर। यस सर। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि जनरली हम गामा की बात डायरेक्टली अगर कहें तो जैसे लिक्विड्स के लिए हम बिना अल्फा डिफाइन किए ही गामा की बात करते हैं, है ना? जैसे वाटर हो गया बेटे, तो क्या है? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पानी का भी वॉल्यूम बढ़ता है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, फॉर लिक्विड्स expansion is considered only in terms of volume expansion, क्योंकि उसमें लीनियर पैरामीटर का तो कोई मतलब होता नहीं है ना? सीधे वॉल्यूम की ही बात हम करते हैं। अब जब ये वॉल्यूम एक्सपेंशन की जब हम बात करते हैं तो जनरली क्या होता है बेटे? जनरली लिक्विड्स में भी
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन वाटर का थोड़ा सा एक डिफरेंट केस है जिसको एनोमलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर भी बोलते हैं। जनरली इन लिक्विड्स as temperature increases, volume increases. But for water, behavior is slightly different. At around 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर आप देखोगे तो पानी का बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसको अपन एनेमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर के नाम से पढ़ते हैं। एनेमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर का मतलब क्या होता है? सर अलग तरीके से एक्सपांड होना। हाँ, मतलब अलग बिहेवियर शो करना थोड़ा सा, है ना? कैसे देखो कि when temperature of water is increased above 4 degree Celsius, is increased above 0 degree Celsius, it contracts instead of expanding. Till 4 degree Celsius. हाँ, जब पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 डिग्री के आगे बेटे तो क्या होता है? वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाता है इंस्टेड ऑफ एक्सपैंडिंग। It contracts instead of expanding, है ना? सर एक डाउट है। मतलब so much so that आप ये बात ध्यान रखिए कि और अगर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है मतलब डेंसिटी इंक्रीजेस, एंड एज इट कॉन्ट्रैक्ट, हाँ बेटा मैं आपको डाउट अभी बता रहा हूँ, एक पूरी बात सुन लो। एज इट कॉन्ट्रैक्ट्स डेंसिटी इंक्रीजेस, और डेंसिटी इंक्रीज का मतलब देखो पता है क्या होता है कि आइस, आपने देखा होगा ना आइस पानी पे फ्लोट कर जाती है। यस सर। हाँ सर। यस डेंसिटी ऑफ आइस जो होती है बच्चों वो वाटर की डेंसिटी से कम होती है।
ice is lighter than water. Yes, sir. हाँ बोलो बेटे, अब बोलो क्या डाउट है आपका। सर आपने सिखाया था कि जब कोई लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फिर उसको सॉलिड में होगा ना कन्वर्ट, तो फिर 4 डिग्री सेल्सियस पे उसका फ्रीजिंग पॉइंट होना चाहिए ना, क्योंकि उस उधर तो ज्यादा डेंसिटी होती है वाटर की। देखो यहाँ पर क्या है, एक्चुअल में ऐसा होता है कि जब वाटर, मान लो आपके पास आइस है, -1 डिग्री सेल्सियस पे आइस है ना, और आपने क्या किया, -1 डिग्री सेल्सियस से उसको हीट करना चालू किया, ठीक है। तो -1 डिग्री सेल्सियस से तो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, और 0 डिग्री सेल्सियस पे जाने के बाद वो मेल्ट करना चालू कर देगा। जब तक पूरा मेल्ट नहीं हो जाता तब तक उसका टेम्परेचर कितना बना रहेगा, 0 जीरो डिग्री डिग्री सेल्सियस। तब तक टेम्परेचर उसका बढ़ेगा नहीं। एक बार वो पूरा का पूरा मेल्ट हो गया, उसके बाद क्या है, जैसे ही वो मेल्ट हो, जैसे जैसे मेल्ट होता जाता है ना, वैसे वैसे क्या होता है, लिक्विड स्टेट में पानी के मॉलिक्यूल्स जो का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है कि लिक्विड स्टेट में जाने के बाद कुछ सर्टेन टाइप्स ऑफ बॉन्ड उनमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं, है ना। मतलब जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो एक होती है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो उनमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है, किसमें, बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स इन लिक्विड स्टेट। तो उसकी वजह से क्या है, वो एक्चुअल में तो दूर जा रहे थे, थर्मल एनर्जी की वजह से दूर जा रहे थे, लेकिन लिक्विड स्टेट में इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जैसा कि बाकियों में नहीं हो पाता। ओके सर, हाँ। तो बिकॉज ऑफ विच व्हाट हैपेंस इज कि वैसे तो ये एक्सपैंड, थर्मल एनर्जी की वजह से तो एक्सपैंड ही हो रहे हैं, लेकिन एक्स्ट्रा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आने की वजह से क्या है, नेट रिजल्ट ऐसा आ जाता है कि 0 डिग्री के बाद क्या होता है, वो एक्सपैंड करने की जगह कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, और फिर 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है, इसका वॉल्यूम मिनिमम हो जाता है, या यूं कहें कि डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है, और उसके बाद फिर वापस से जो है नॉर्मल एक्सपेंशन चालू हो जाता है। मतलब अगर मैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ बनाऊं वाटर के लिए, तो वो ग्राफ कैसा बनेगा बेटे, if I draw a graph between volume versus temperature, so the graph would be something like this. ऐसा कुछ ग्राफ बने, ये टेम्परेचर बता रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पर, और जहां पर ये मिनिमम हो रहा है, ये पॉइंट कौन सा है, दिस इज 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। हमने क्या किया है यहाँ पर, ये वॉल्यूम किसका है, वाई एक्सिस पर जो वॉल्यूम है दैट इज वॉल्यूम ऑफ
एक कोई फिक्स मास पानी का ले लिया अपन ने, जैसे वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर ले लिया, वॉल्यूम ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, है ना। और यूनिट मान लो अगर अपन ले लेते हैं मतलब v इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, ऐसा। तो यहाँ पर कहाँ से चालू होगा, 1 पॉइंट कितना 0.0013, और यहाँ पहुंचेगा तो हो जाएगा 1.00004 डिग्री सेल्सियस पर, और फिर उसके बाद ये बढ़ेगा। क्या ये समझ में आती है बच्चों? यस सर। Yes, sir. और अगर हम ग्राफ बनाएंगे किसका बच्चे, डेंसिटी का, तो डेंसिटी के साथ क्या होगा, मास को कांस्टेंट रखा हुआ है आपने, और 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच में क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। तो क्या बोल सकते हैं कि डेंसिटी बढ़ेगी, हाँ सर। यस सर। डेंसिटी बढ़ेगी, टेम्परेचर के साथ डेंसिटी बढ़ेगी, कुछ इस तरह का ग्राफ। तो डेंसिटी में हमने क्या कर दिया है, जितना भी यहाँ पर वैल्यू है उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करोगे तो केजी पर मीटर क्यूब में आपके पास डेंसिटी आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको नंबर कितना लिखना पड़ेगा, 1। और ये कब हो रहा है, ये हो रहा है 4 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर डेंसिटी ऑफ कोर्स जो है वो क्या है, 1 से कम है। वो हम लिख सकते हैं कितनी, 0.9998 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 4 डिग्री सेल्सियस पर कितनी है, 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। सर हाँ बोलो बेटे। सर आपने वो बताया ना कि मतलब 0 डिग्री से 4 डिग्री में वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, सर वो क्यों करता है, एक बार आप फिर से बता सकते हो प्लीज। भाई हाइड्रोजन जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं, मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है क्या होता है, एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें स्ट्रांग हो जाती है, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो बिकॉज ऑफ दैट पिरामिडल स्ट्रक्चर। पानी का कैसा होता है, पानी का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है ना, OHH। यस सर। और यहाँ पर ऑक्सीजन के पास अपन क्या करते हैं, 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर बना देते। तो ऐसा पानी का स्ट्रक्चर। अब क्या होता है कि जब वो सॉलिड स्टेट में होता है, 0 डिग्री से नीचे होता है, तब क्या होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो बन नहीं पाती मॉलिक्यूल्स में, कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नहीं लग पाते हैं। जबकि वो लिक्विड स्टेट में जब कन्वर्ट होता है तो क्या होता है, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। ज्यादा एक्टिवेट होने की वजह से क्या है, वो मॉलिक्यूल्स दूर जाने की जगह, कुछ थर्मल एनर्जी की वजह से दूर जाना चाहिए था, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रांग हो गए, तो नेट इफेक्ट ये आ जाता है कि वो दूर जाने की बजाय रिलेटिवली पास ही आ जाते हैं इन कंपैरिजन टू देयर डिस्टेंस सेपरेशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। वो कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होने की वजह से पास ही आ जाते हैं। लेकिन फिर 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है,
कि थर्मल एनर्जी वाला फैक्टर जो है वो ज्यादा डोमिनेट करता है ना। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितने बढ़ चुके हैं अब उतने बढ़ चुके हैं, अब और ज्यादा नहीं बढ़ते। तो फिर उसकी वजह से क्या है, वापस से इसका बिहेवियर नॉर्मल तरीके का हो जाता है। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। है ना। देखो इस प्रॉपर्टी की वजह से क्या है, एक्वेटिक लाइफ जो है वो सब 0 डिग्री सेल्सियस पर सरवाइव कर जाती है। देखो जो बिल्कुल नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जो बहुत ठंडे प्रदेश होते हैं, या जहां पर मतलब पोल्स के पास वाली जो जगह होती हैं, वहां पर तो क्या होता है, टेम्परेचर 0 डिग्री से काफी नीचे होता है ना। तो यस सर। जब ये फ्रीज करना चालू होती हैं तो क्या होता है, मान लो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कम हुआ तो पहले अपर लेयर फ्रीज होगी इनकी, है ना। यस सर। मतलब आप ऐसे सोचिए कि जैसे जैसे टेम्परेचर कम होना चालू होगा तो क्या होगा, वैसे तो क्या होना चाहिए, टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसको कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, है ना। मान लो यहां से आप आ रहे हो, टेम्परेचर कम हो रहा, तो क्या हो रहा है, डेंसिटी बढ़ रही है ना। यस सर। अब 4 डिग्री पर क्या हो गया, डेंसिटी मैक्सिमम हो गई। अब 4 डिग्री के बाद जैसे जैसे टेम्परेचर कम होगा, डेंसिटी कम होने लग जाएगी, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो वाला पार्ट ऊपर राइज कर जाएगा ना। यस यस सर। सर। यस तो, सर। तो क्या होगा कि 4 डिग्री का पानी नीचे रह जाता है और 0 डिग्री वाला पानी ऊपर आ जाता है। और शुरू में क्या होता है कि देखो, एन एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में तो अपर लेयर ही रहती है, तो उसी का टेम्परेचर पहले कम होगा, बाद में नीचे वाले का टेम्परेचर कम होगा। तो क्या होता है कि अच्छा, और 0 डिग्री सेल्सियस जैसे ही टेम्परेचर पहुंच गया तो क्या होगा, ये फ्रीज होना चालू हो जाएगा। मतलब क्या होगा, ये पूरा आइस में कन्वर्ट होना चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं, ये वाला अपर पार्ट जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आइस में। और लोअर पार्ट जो है वो 0 से ज्यादा टेम्परेचर पे रहेगा, और उसकी डेंसिटी ज्यादा है तो वो नीचे रह भी सकता है ना। समझ रहे हो। यस तो सर। क्या होता यस है, सर। ऊपर जो है वो लेक्स में आइस जमी हुई है, और नीचे जो है वो आराम से पानी का टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है ना। अब देखो जैसे जैसे ये आइस की थिकनेस बढ़ती जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, जो हीट का ट्रांसफर होता है यहाँ से एनवायरनमेंट में, उस हीट के ट्रांसफर में टाइम ज्यादा लगता है। जितना ज्यादा ब्लॉक आइस का जम जाएगा उतना ज्यादा टाइम लगेगा। तो क्या होता है, आफ्टर ए सर्टेन लेयर ऑफ आइस गेट्स फॉर्म्ड, आगे की जो लेयर बनने में टाइम ज्यादा लग जाता है, तो क्या होता है, ये जो एक्वेटिक लाइफ है वो नीचे सरवाइव कर जाती। ये बात समझ में आती है। यस अगर सर। ऐसी यस सर। प्रॉपर्टी नहीं होती तो क्या होता कि नीचे से पहले फ्रीज होना चालू होता, मतलब आइस बनी और बन करके नीचे चली गई। समझ रहे हो। अगर आइस पानी से ज्यादा भारी होती तो क्या होता, वो आइस ऊपर थोड़ी रहती, आइस तो नीचे चली जाती ना। यस सर। फिर एक्वाटिक लाइफ सरवाइव नहीं करती इतने कम हम्म टेम्परेचर में। बट वो 4 डिग्री वाला पार्ट फ्रीज नहीं होगा क्या?
देखो जब तक टेम्परेचर उसका पहले तो 0 पहुंचेगा ना, उसके बाद फ्रीज होगा ना। यस सर। सर बट वो मतलब वो 0 डिग्री सेल्सियस वाले पार्ट से कांटेक्ट में, मतलब ऊपर आइस जम गई है, तो हाँ, वो मतलब वो थर्मल तो हीट का एक्सचेंज हो रहा है ना। देखो हम हीट फ्लो करा रहे हैं ना, 4 से 0 के बीच में हीट फ्लो तो हम करवा रहे हैं, ठीक है। हीट फ्लो हो रहा है, ऐसा थोड़ी हीट का फ्लो नहीं करा रहे हैं अपन, हीट फ्लो तो करवा रहे हैं, है ना। वो जमता जा रहा है, जैसे जैसे हीट फ्लो होता जा रहा है वैसे वैसे ये वाला पार्ट क्या होता जा रहा है, आइस में फ्रीज हो रहा है। कन्वर्ट होता जा रहा है। लेकिन वही मैं बता रहा हूँ कि जैसे जैसे वो आइस में कन्वर्ट होता जा रहा है, इस ब्लॉक की थिकनेस और बढ़ रही है, और इस ब्लॉक की थिकनेस और बढ़ रही है तो क्या है, हीट फ्लो का जो रेट है पर सेकंड, जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो कम होता जा रहा है। यस सर। ये बात समझ में आती है। यस सर। अगर हम देखो गैसेस की अगर अपन बात करें, एक्सपेंशन ऑफ गैसेस की अगर बात करें, तो गैसेस में क्या होता है कि आप उनका जो गामा जो होता है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। उसको आप कांस्टेंट नहीं मान सकते, एंड इट विल डिपेंड ऑन how the temperature is being raised। जैसे आइडियल गैस की अगर मैं बात करूं, तो आइडियल गैस के लिए हम पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख देते हैं। यस सर। मान लो मैं वॉल्यूम को लिखना चाह रहा हूं, तो वॉल्यूम को मैंने लिख दिया एन आर टी डिवाइडेड बाई पी। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर प्रेशर कांस्टेंट होता तो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी को हम क्या लिख सकते हैं, एन आर बाई पी इंटू डेल्टा टी, क्या ऐसा लिख पाएंगे। यस सर। या डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो वो कितना हो जाएगा, एन आर डेल्टा टी डिवाइडेड बाई पी। इसको आप डिवाइड कर दो किससे, वापस से वॉल्यूम से, और वॉल्यूम की वैल्यू को एन आर टी बाई पी लिख सकते हैं। यस सर। तो एन आर बाई पी से एन आर बाई पी कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा वी बाई वी किसके बराबर आ रहा है, 1/t इंटू डेल्टा टी। और हम डेल्टा वी बाई वी को गामा डेल्टा टी लिखते हैं ना। हाँ सर। इसका मतलब क्या है, गामा की वैल्यू 1/t के बराबर आ गई हाँ सर। एट कांस्टेंट प्रेशर। एट कांस्टेंट प्रेशर गामा की वैल्यू 1/t के बराबर आ गई ना बच्चों। यस सर। इसका मतलब क्या है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा गामा की वैल्यू खुद डिक्रीज होने लग जाएगी।
नहीं, as temperature increases the value of gamma starts decreasing. ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। और जनरली हम ये बोल सकते हैं कि गामा ऑफ गैसेस जो होता है it is larger than gamma of liquids and which is larger than gamma of solids. भाई देखो, गैसेस ज्यादा एक्सपैंड कर जाती हैं टेम्परेचर के साथ, लिक्विड्स उससे थोड़ा कम एक्सपैंड करते हैं, सॉलिड्स जो है वो सबसे कम एक्सपैंड करते हैं, अगेन क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसी तरह के होते हैं, सॉलिड्स में सबसे ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्या ये चीज समझ में आती है? यस सर। यस सर। है ना? अब देखिए, हम एक इंटरेस्टिंग चीज पढ़ते हैं जिसको बोलते हैं क्या, थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस देखो, आप ऐसे समझिए कि मैंने क्या किया, ये दो फिक्स्ड सरफेसेस हैं और इन दो फिक्स सरफेसेस के बीच में मैंने एक रॉड लगा दी। ये रॉड मैंने लगा, a rod is kept between two fixed surfaces. अगर मान लो हम रॉड का टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? सर वो एक्सपेंड करेगी और दोनों फिक्स सरफेस पे फोर्स एक्सर्ट करेगी। अच्छा, एक्सपैंड करके किधर जाएगी? मतलब ये सरफेसेस तो फिक्स है ना, मतलब इन ये दोनों तो मूव तो नहीं कर सकती, ये तो यहीं के यहीं रहेंगी। इन सरफेसेस के बीच का जो गैप है, मान लो वही इनिशियल टेम्परेचर पर रॉड की नेचुरल लेंथ के बराबर भी था, लेकिन अब जब मैंने टेम्परेचर रॉड का बढ़ाया तो क्या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, मतलब इंटरमोलिकुलर सेपरेशन तो बढ़ना चाहता है, यस सर। यस सर। लेकिन क्या ये फिक्स सरफेसेस उसको अलाउ करेंगी बढ़ना? नो नो सर। सर। नो सर। फिक्स सरफेसेस नो उसको सर। बढ़ना अलाउ नहीं करेंगे। बढ़ना अलाउ नहीं करेंगी तो क्या होगा? सर वो किसी मतलब और डायरेक्शन में एक्सपेंड करेगा। एक एक तरीके से ऐसा हो जाएगा कि क्या है, आप ऐसे समझिए, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि बढ़े हुए टेम्परेचर पर ये रॉड जो है वो कंप्रेस्ड स्टेट में पहुंच जाएगी? हाँ सर। सर आप रिपीट कर सकते हो? मतलब एट दैट इंक्रीज टेम्परेचर, मान लो कि ये
स्टेट है टेम्परेचर T पर और ये स्टेट है टेम्परेचर T प्लस डेल्टा T पर। अब T प्लस डेल्टा T पर जो रॉड की नेचुरल लेंथ होनी चाहिए थी वो तो इससे थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए थी। यस सर। हमें ये पता है भाई डेल्टा L बाई L बराबर होता है अल्फा डेल्टा T के। तो डेल्टा L को क्या लिख सकता हूं, मान लो न्यू लेंथ जो है वो L डैश है तो डेल्टा L को L डैश माइनस L ऐसा लिख सकता हूं, या आप सिंपली छोड़िए इसको डायरेक्टली ऐसे लिखिए डेल्टा L को आप लिख दीजिए कितना L इंटू अल्फा डेल्टा T। तो ये वाली जो लेंथ है बच्चों, क्या ये लेंथ L प्लस डेल्टा L हो जानी चाहिए? यस सर। यानी कि ये हो जानी चाहिए L प्लस L इंटू अल्फा डेल्टा T, या इसको लिख सकता हूं L इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा। इज इट क्लियर? यस सर। ये नेचुरल लेंथ हो जानी चाहिए थी, मतलब अगर इतनी लेंथ हो जाती ना रॉड की तो कोई कोई उसके अंदर स्ट्रेस वगैरह डेवलप नहीं होता है ना। लेकिन इतनी लेंथ न रह करके रॉड, बिकॉज ये रॉड फिक्स्ड कॉन्टेक्ट्स के बीच में थी तो उसकी लेंथ L ही रह गई। यस सर। Yes, sir. तो क्या हम बोल सकते हैं कि when temperature of rod is increased, and it is kept between fixed supports, a compressive stress develops in the rod. Yes, sir. यस सर। मतलब ऐसा हो रहा है कि इस पोजीशन पता है क्या हो रहा होगा, ये जो वॉल्स है ना ये वॉल्स रॉड पे अंदर की तरफ फोर्स लगा रही होंगी, तभी तो रॉड को बढ़ने से रोक रही है ये। यस सर। और ये रॉड जो है वो वॉल्स पे बाहर की तरफ फोर्स लगा रही हो। अच्छा, क्या इस पर्टिकुलर केस में मैं डेल्टा L बाई L जो कि अल्फा डेल्टा T के बराबर है, इस चीज को कंप्रेसिव स्ट्रेन बोल सकता हूं क्या? डेल्टा L बाई L स्ट्रेन ही तो होता यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना। और एक बार आपको स्ट्रेन पता चल गया, अच्छा ध्यान दो बच्चों कि अगर ये दोनों फिक्स सपोर्ट्स नहीं होते तब भी डेल्टा L बाई L की वैल्यू हम अल्फा डेल्टा T लिखते, लेकिन उस केस में उसको स्ट्रेन नाम नहीं देते अपन। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। देखो हमारी जनरल लाइफ में भी क्या स्ट्रेस या स्ट्रेन कब आता है हमको, तब आता है जब हम जो करना चाहते हैं वो हमें हमारे कोई नेचुरल वे में हमें नहीं रहने देता। मतलब हम तो चाहते हैं कि भाई ऐसा करें, किसी पर्टिकुलर तरीके से काम करें, लेकिन हमें क्या है दूसरे तरीके से काम करने के लिए फोर्स किया जा रहा है, देन स्ट्रेस डेवलप्स, है ना। यस सर। देखो ऐसा नहीं है कि क्या है भाई पढ़ाई करने से ही स्ट्रेस हो रहा है। अगर किसी की पढ़ाई ही करने की इच्छा है और उसको क्या है
जबरदस्ती कोई आकर के पढ़ाई नहीं करने दे रहा, तब भी उसके अंदर स्ट्रेस डेवलप हो जाए, मतलब इच्छा, अपनी इच्छा का काम नहीं करने दे रहे हैं, तो स्ट्रेस बेसिकली डेवलप होता है। तो इस रॉड की इच्छा क्या है? एक्सपैंड करने की, आप इसको एक्सपैंड नहीं करने दे रहे हो, है ना, तो ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है? स्ट्रेस डेवलप होगा। अगर मान लो इट इज नॉट कि रॉड एक्सपैंड कर रही है इसकी वजह से स्ट्रेस डेवलप होता, अगर आप इसको फ्री छोड़ देते और फिर ये एक्सपैंड करती, तब भी हम डेल्टा एल बाई एल को अल्फा डेल्टा टी ही बोलते, लेकिन क्या उस केस में उसको स्ट्रेन बोलते हैं अपन, या उस No, केस sir. में उसको स्ट्रेन नहीं बोलते, है ना? सर क्योंकि तभी वो फ्री है एक्सपांड होने के लिए। फ्री है एक्सपैंड करने उस के लिए, पर कोई मतलब फोर्स नहीं वो लगता। जो आपने एल प्लस डेल्टा एल अब जो लेंथ लिख रहे हो, वो उसकी नए टेम्परेचर की नेचुरल लेंथ है, समझ रहे हैं? दैट इज Yes, sir. नेचुरल लेंथ एट न्यू टेम्परेचर, न्यू टेम्परेचर पे वही नेचुरल लेंथ है उसकी, वो खुद उस लेंथ पे जाना चाहता है, वहां पर मॉलिक्यूल्स फिर से स्टेबल इक्विलिब्रियम में पहुंच जाएंगे, है ना? अगर अच्छा, तो एक बार कंप्रेसिव स्ट्रेन हमारे पास आ गया, तो इससे स्ट्रेस पता लगा सकते हैं। यंग्स मॉडुलस किसके बराबर होता है? F बाई ए डिवाइडेड बाई डेल्टा एल बाई एल। तो आप क्या लिख सकते हो? y डेल्टा एल बाई एल इज इक्वल टू एफ बाई ए। तो इसका मतलब f की क्या वैल्यू आ जाएगी? y डेल्टा एल बाई एल मल्टीप्लाइड बाई एरिया, और डेल्टा एल बाई एल को अल्फा डेल्टा टी लिख सकते हैं, तो y अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। ये ऐसी आपके पास इसके अंदर जो रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप हुआ है, या रॉड के अंदर जो टेंशन डेवलप हुई है, वो इस तरह से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। Restoring force or tension that gets developed in the rod can be calculated by this formula. क्या ये बात समझ में आती है बच्चों? Yes, sir. सर आप रिपीट कर सकते हो? क्या बेटे? सर भाई आप हमने बस क्या किया, ये यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला अप्लाई किया, है ना? यंग्स मॉडुलस क्या होता है? रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड बाय डेल्टा एल बाई एल। डेल्टा एल बाई एल को मैंने एलएचएस में शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसा आ गया। तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू क्या आ गई? y डेल्टा एल बाई एल इंटू एरिया। डेल्टा एल बाई एल को हमने यहां से ला करके इस इक्वेशन में पुट कर दिया, तो क्या हो गया? y अल्फा डेल्टा टी इंटू एरिया। हाँ, ये जो एफ आर हमने लिखा हुआ, ये बेसिकली क्या है? दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स विच गेट्स डेवलप्ड इन द रॉड। मतलब इस स्टेट में क्या होगा बेसिकली, अगर आप रॉड के किसी भी हिस्से पे देखोगे, तो ये जो लेफ्ट वाला हिस्सा है वो राइट वाले हिस्से को राइट में पुश कर रहा होगा, राइट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले हिस्से को लेफ्ट में पुश कर रहा होगा, है ना? सर वो रीस्टोरिंग फोर्स कैसे हुआ? रिस्टोरिंग फोर्स है ना, रॉड की नेचुरल लेंथ में जाने की टेंडेंसी है ना। ये जो लेंथ है ये कंप्रेस्ड लेंथ है। सर बट वो उसकी नेचुरल लेंथ थी और नेचुरल लेंथ वो जब का टेम्परेचर कम था तब एल नेचुरल लेंथ थी, आप समझ रहे हो? हाँ हाँ L was natural length at temperature T. L plus delta L is natural length at temperature T plus delta T. ओके सर। भाई आप अगर इसको फ्री छोड़ देते तो T plus डेल्टा T टेम्परेचर पर इसकी लेंथ ज्यादा हो जाती कि नहीं हो जाती? इसका मतलब वही तो नेचुरल लेंथ है उसकी, तब इसमें कोई स्ट्रेस नहीं होता, यस सर। है ना? मतलब अगर ये फिक्स सपोर्ट नहीं होते, रॉड इस स्टेट में पहुंच जाती, तो क्या होता? इसमें कोई स्ट्रेस नहीं डेवलप होता, कोई रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप नहीं होता। फिर डेल्टा एल बाई एल को अल्फा डेल्टा टी को हम स्ट्रेन भी नहीं बोलते, अभी स्ट्रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उतनी लेंथ हो जानी चाहिए थी जो कि इन दीवारों ने, इन फिक्स सपोर्ट्स ने नहीं होने दी।
इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये रॉड कंप्रेस्ड स्टेट में है, कंप्रेस्ड स्टेट में है। हाँ सर समझा। देखो इधर भी लेंथ L है, ऊपर भी लेंथ L है, नीचे भी लेंथ L है, लेकिन ऊपर जो लेंथ L है वो क्या है, वो उसकी नेचुरल नेचुरल लेंथ ही है एट उस दैट टेम्परेचर पे नेचुरल लेंथ है। उस टेम्परेचर पर नेचुरल लेंथ वो है। इंक्रीज टेम्परेचर पर नेचुरल लेंथ कुछ और होती, इससे ज्यादा होती, आपने वो नहीं होने दी, सपोर्ट्स ने वो नहीं होने दी, इसका मतलब वो अब क्या है, कंप्रेस्ड लेंथ हो गई है। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये बात है। हाँ देखो, जैसे हमसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा जाए कि एक कोई वुडन व्हील है, ठीक है, देयर इज अ वुडन और इस पर हमने क्या किया, एक आयरन रिंग हमने इसके ऊपर फिक्स कर दी। वुडन व्हील के ऊपर मैंने क्या किया, ये जो बाहर वाली है वो आयरन रिंग। सर लास्ट पेज लिखना था। अच्छा, लिख लो। सर तो ये रॉड जो है सर, ये मतलब एक्सपैंड नहीं हो सकती तो सर ये बेंड होके अपना स्ट्रेस रिलीज करेगी फिर? मतलब वो डिपेंड करता है कि क्या है इसका मतलब। फिर वो ऊपर या नीचे की तरफ बेंड होना स्टार्ट कर देगी क्या? हाँ, कर सकती है, कर सकती है, लेकिन वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आ, मतलब उसकी मटेरियल की प्रॉपर्टीज पे भी डिपेंड करेगा, है ना, कि क्या वो बेंड कब कब तक बेंड नहीं करेगा, कब बेंड करने लग जाएगा। ऑफ कोर्स सर्टेन टेम्परेचर से ज्यादा होने पर क्या है, स्ट्रेस सर्टेन अमाउंट से ज्यादा होने पर क्या होगा, वो बेंड कर जाएगा। हाँ सर लिखे हो गया। अब देखिए भाई क्या है, अब देखो आयरन रिंग और वुडन व्हील दोनों का एक्सपांशन कोफिशिएंट अलग अलग होगा ना बच्चों, यस सर। यस सर। यस सर। दोनों का एक्सपांशन कोफिशिएंट अलग अलग होगा। अब मान लीजिए कि क्या है, आ, हमें ऐसा दिया जा रहा है कि
जो रिम का जो डायमीटर है, डायमीटर ऑफ आउटर रिम, मतलब जो आयरन की जो रिंग है ना, उसका डायमीटर है 5.243 मीटर। और जो वुडन व्हील है उसका डायमीटर हमने ले लिया कितना, 5.231 मीटर। कब these are at, both these values are at कितना, 27 डिग्री सेल्सियस। अब हमें बताना है टू व्हाट टेम्परेचर the ring must be heated so that the rim fits the wheel। अभी जो ये रिम है ये थोड़ा सा लूज है ना, अभी ये रिम जो है ये थोड़ा सा लूज है, तो हमें पता लगाना है कि कितने टेम्परेचर तक इसको हीट करना पड़ेगा तो कि ये फिट हो जाए। और हमें कुछ डेटा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सर एक डाउट है। जैसे अल्फा ऑफ आयरन हमें दिया हुआ है, कितना है, 1.2 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
-5 केल्विन इनवर्स, है ना। और वुड का नहीं दिया गया, इसका मतलब आप लगभग मान सकते हो कि वुड का कोई एक्सपेंशन नहीं हो रहा। सर बोलो बेटा। सर जैसे जो आयरन रिंग है सर वो पहले से ही बहुत लूज है सर, लेकिन अगर हम उसे और हीट करेंगे तो वो और एक्सपांड होकर और ज्यादा लूज नहीं हो जाएगी? हाँ सर, तो मतलब टेम्परेचर कम करना पड़ेगा ना ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। हम्म सर ऐसे कैसे, मुझे समझा नहीं। क्योंकि कोई सर्कुलर डिस्क को हीट करते हो तो फिर वो उसका रेडियस बढ़ता है ना। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर मतलब एक ही पॉसिबल हो सकता है कि वुडन व्हील का रिम से ज्यादा बढ़ने लग जाए, तो अगर उसका ज्यादा बढ़ने लग गया तो फिर वो एक पॉइंट पे फिक्स हो जाएगा। लेकिन रेडियस बढ़ेगा तो फिर वो फिट हो जाएगा ना उसमें। लेकिन रिम का डायमीटर मतलब पहले से ज्यादा है वुडन व्हील से, तो वो पहले ही लूज है। हाँ हाँ हाँ, समझा मुझे। अंदर वाली रिंग अब आयरन इसमें ये चाहिए। इसका डेटा उल्टा उल्टा कर दिया है एक्चुअली हमने। ये हाँ जो है ये कितना है, दिस इज 5.231 and this is 5.243। ठीक है, ऐसा। ये ऐसा है बेटा। सर तो मतलब फिक्सन वाला मतलब सर दोनों का डायमीटर बराबर करना है। दोनों का डायमीटर मतलब आप क्या करो कि वुडन व्हील का तो डायमीटर चेंज नहीं हो रहा है, ये मान लो। अल्फा ऑफ वुड को तो हम क्या करेंगे, अप्रोक्सीमेटली 0 ही मान लेंगे।
इसका मतलब इसका डायमीटर तो इतना ही रहने वाला है, और आयरन को हमें एक्सपैंड करना है ताकि उसका डायमीटर भी बढ़ करके कितना हो जाए, 5.243 हो जाए। तो आपको क्या करना है, D2 इज इक्वल टू D1 इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। मान लो सर एक D1, डाउट है हाँ बोलो बेटे। सर, अगर वो बराबर होगा तो भी कैसे फिट होगा सर वो उसके अंदर? सर मतलब उससे तो ज्यादा ही होना चाहिए ना थोड़ा। मतलब यार सर वो लिमिटिंग केस कंसिडर कर सकते हैं हम लोग। लिमिटेड के मतलब कितना ज्यादा होना चाहिए, ज्यादा की तो कोई लिमिट नहीं है ना भैया। सर हम लोग मतलब एक इनइक्वालिटी के जैसे उसको फ्रेम कर सकते हैं ना, ग्रेटर देन ग्रेटर और देन, और इक्वल टू। मतलब भाई देखो ग्रेटर बोलना भी सही नहीं है, क्योंकि ग्रेटर होते ही तो एक्चुअली लूज हो जाएगा वो, है ना। हाँ सर। तो क्या है, आपको जस्ट इक्वल ही करना है उसके, मतलब अप्रोक्सीमेटली इक्वल होना चाहिए, ओनली वेरी स्लाइटली ग्रेटर। समझ रहे हैं? यस सर। यस। तो हम ये बता कर लेते हैं कि भाई 5.231 से 5.243 होने में कितना टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा आपको। तो या आप डायरेक्टली ऐसा भी लिख सकते थे भाई कि डेल्टा डी बाई डी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी कर दें। डेल्टा डी जहां पर क्या हो जाएगा, 5.243 माइनस 5.231 divided by 5.231 equal to alpha, that is 1.2 into 10 raised to the power minus 5 multiplied by delta t। तो ये आ जाएगा 0.012 divided by 5.231, this is equal to 1.2 into 10 raised to the power minus 5 delta t। तो डेल्टा टी की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितना बेटे, 0.012 into 10 raised to the power 5 divided by 5.231 into 1.2। सर हाँ बोलो बेटे। सर फाइनल टेम्परेचर 491 केल्विन आ रहा है अप्रोक्सीमेटली। ओके, आ सकता है देखो, तो 3 जीरो नीचे जाएंगे, 1 जीरो ऊपर, तो इफेक्टिवली 2 जीरो नीचे जाएंगे। तो ये तो कैंसिल ही हो गया। डेल्टा टी कितना आ गया बेटे, 1000 डिवाइडेड बाय 5.23, है ना। क्या ऐसा ही आता है ये? हाँ सर। तो आपके पास डेल्टा टी की क्या वैल्यू आ गई, 191.2 डिग्री सेल्सियस। तो जो नया टेम्परेचर होना चाहिए वो उसमें क्या करो आप, 27 डिग्री ऐड कर दो। तो 218.2 डिग्री सेल्सियस ऐसा आ जाए। सर वो डेल्टा टी हमारा सेल्सियस में आएगा कि केल्विन में? देखो डेल्टा टी तो मैंने बताया था ना, डिग्री सेल्सियस और फर्क डिग्री नहीं सेल्सियस पड़ता। सेम ही आता। हाँ सर।
यस सर, यस। डेल्टा टी तो सेम ही है ना। अब इसमें आप अगर 27 ऐड करोगे तो आपको डिग्री सेल्सियस में मिल जाएगा, और इसमें अगर आप 300 ऐड कर देते तो आपको केल्विन में मिल जाता आंसर, यस सर, हाँ सर। है ना। सर एक डेल डाउट। हाँ बोलो बेटे। सर हमने वो डेल्टा डी अपॉन डी किया ना, तो हम्म हम लोग अगर चाहिए तो हम लोग मतलब ऐसे नहीं कर सकते सरकमफ्रेंस जब भी दोनों डायमीटर्स का कंपेयर करके? हाँ उससे भी कर सकते थे, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट यही आ जाएगा उससे हाँ भी। सर। सर एरिया वाले से भी कर सकते हैं क्या? एरिया वाले से भी कर सकते हो, ओके लेकिन सर। एरिया वाले से तो चीजें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी ना, मतलब आपको स्क्वायर स्क्वायर भी करना पड़ेगा हाँ फिर। सर, बट मतलब वो मेथड भी चलेगा ना? हाँ हाँ चलेगा, बिल्कुल चलेगा। ओके सर। ठीक, वो मेथड में कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन बस क्या है, जब तक जरूरत ना पड़े हम क्यों उसमें एरिया वाला चीज और थोड़ा सा स्क्वायरिंग यस वाली सर। चीज करनी पड़ेगी आपको। अब देखो, जैसे इस तरह का एक क्वेश्चन मैं तुम्हें कराता हूँ। मान लो हमसे कहा जाए कि अ स्टील टेप 1 meter long is correctly calibrated for temperature of 27 degree Celsius. The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63.0 centimeter on a hot day when temperature was 45 degree Celsius. What is the actual length of a steel rod on that day? और दूसरा क्या है, what is the length of a steel rod at 27 degree Celsius? और हमें दिया हुआ है अल्फा ऑफ स्टील इज कितना, 1.2 इंटू 10⁻⁻⁻⁵ Kelvin inverse।
देखो बच्चों क्या होता है, हमें ये पता है कि भाई जो इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट जो होता है वो क्या करता है, मतलब ये बताता है कि भाई आपको 1 मीटर किसे बोलना है, 1 सेंटीमीटर लेंथ आपको कितनी रखनी है, वो ये बताता है ना। और कोई भी आदमी अपनी मर्जी से स्केल नहीं बना सकता है बेटे। जैसे मान लो अभी तो क्या है, सब लोग जो है वो अपना बने बनाए कपड़े, गारमेंट्स वगैरह खरीदते हैं, शर्ट खरीदनी, पैंट खरीदनी, बना बना। या कभी कभी क्या होता है, आप लोग जैसे कोई फंक्शन है, कोई शादी है, आप अपना कोट वोट सिलवा रहे हैं, तो आप क्या करते हो, बाजार से कपड़ा लेकर आते हो और फिर टेलर को देते हो जो भी सिलना है उसके लिए। तो वो दर्जी जो है वो कपड़ा किसी स्केल से नापता है ना, यस यस सर। है ना। अब वो जो स्केल उसने बना के रखा हुआ है, आपको वो रेट बताता है, भाई इतना रुपया पर मीटर में आपको कपड़ा देने वाला हूं। अब वो स्केल, आप अपना खुद का स्केल थोड़ी घर से लेके जाते हो, जो दुकानदार के पास स्केल होता है पहले से, और आप, वो कहता है भैया ये देखो, ये 1 मीटर हो गया, अब ये 2 मीटर हो गया, 3 मीटर हो गया, लाओ 3 मीटर के पैसे दे दो, ये 3 मीटर का कपड़ा दे। अब मान लेते हो कि हाँ यार सही बोल रहा हो, 3 मीटर ही होगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, वो स्केल ऐसा अपनी मर्जी से वो नहीं बना सकता भाई, उसको अगर चालाकी करनी हो तो क्या करे, जो ब्यूरो ऑफ वेट्स एंड मेजरमेंट ने जो चीज बताई हुई है उससे I found this on the web. उससे वो क्या करे, मतलब अपना स्केल छोटा बना ले। तो हाँ आपको सर। अल्टीमेटली, आपको तो वो स्केल से ही नाप के दे रहा है ना, आपको क्या पता वो वाकई में 1 मीटर है कि नहीं, उसने तो छोटा स्केल बना लिया और आप वहां पे 1 मीटर लिखा हुआ दिखा दिया आपको। तो ठीक है भैया, आप भी मान रहे हो 3 मीटर। लेकिन क्या होता है, समय समय पर क्या होता है, इन दुकानदारों पर अ, इनकी चेकिंग चलती रहती है। मतलब बाकायदा गवर्नमेंट के ऑफिस से आदमी आता है और वो चेक करता है, भाई बताओ तुम्हारे वेट्स एंड मेजरमेंट, जो वजन नाप रहे हैं और जो नाप तोल का काम कर रहे हैं, है ना, उन पे ही होता है। तो ये बेसिकली आपको किसको 1 मीटर बोलना है, क्या करना है, ये पूरा स्टैंडर्ड समझ में आती है बात बेटा। अब जैसे उन्होंने कहा कि साहब एक आपकी स्टील टेप है, 1 मीटर लॉन्ग है, करेक्टली कैलिब्रेट है 27 डिग्री, मतलब आपके पास एक स्केल जो है वो स्टील का स्केल है और करेक्टली कैलिब्रेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, आप ऐसे सोचिए कि आपने मान लो यहाँ पे निशान बना दिए, कैसे निशान बना दिए कि भाई आपने यहाँ पे लिख दिया ये 0 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है, फिर यहाँ पे 20 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर है, 50, 60, 70, 80, 90, 100, पूरे 100 सेंटीमीटर तक यहाँ पर आपने निशान बना दिए। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर हो गया। क्या ये बात समझ में आती है? अब यस सर। मान लो साहब क्या हुआ कि आपने ये निशान किसी जगह पर बनाए और उसके बाद क्या हो गया कि टेम्परेचर बढ़ गया, आप किसी बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश में चले गए, ये तो आप 10 डिग्री सेल्सियस पर किसी कंट्री में बना के लाए थे, अब यहाँ पर आए और ये इस यहाँ पर तो टेम्परेचर 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री पर तो ये स्केल लंबा हो जाएगा थोड़ा, तो इन निशानों के बीच का गैप भी बढ़ जाएगा। यस सर। तो ऐसे में तो उस दुकानदार को तो घाटा हो जाएगा ना भाई। वो हर हाँ बार सर। क्या कर रहा है, वो तो इसी स्केल को 1 मीटर, वही वहां पे लिख रहा है 100 सेंटीमीटर, वो तो इस लिखे हुए को ही 100 सेंटीमीटर मान रहा है। लेकिन एक्चुअल में तो अब ये 100 सेंटीमीटर नहीं है ना, ये तो 100 सेंटीमीटर से ज्यादा है कि नहीं बच्चों। ये यस 100 सेंटीमीटर तो उस टेम्परेचर पे था जहां पे आप इसको नाप के लाए थे।
तो ये जो पहली लाइन क्वेश्चन की लिखी हुई है, का स्टील टेप इज करेक्टली कैलिब्रेटेड एट अ टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस, इसका मतलब क्या है, 27 डिग्री सेल्सियस पर ये बिल्कुल परफेक्ट रीडिंग बताता यस सर। है ना, 27 डिग्री सेल्सियस पर ये परफेक्ट रीडिंग बताता है। लेकिन अब आगे की लाइन पढ़ते हैं। The length of a steel rod measured by this tape is found to be 63 सेंटीमीटर। एक स्टील रॉड है, उसको हमने इससे मेजर किया और उस रॉड की जो लंबाई हमको मिली वो कितनी मिली, 63 सेंटीमीटर उसकी लंबाई हमको इससे मिली। मान लो ये कोई स्टील रॉड है और इस स्टील रॉड की लंबाई हमने इससे नापी, इसके पास में रख दिया ले जा करके, तो अपने को कितनी लंबाई दिख रही है उसकी, 63 सेंटीमीटर उसकी लंबाई दिख रही है। लेकिन किस दिन, 45 जब डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर जब 45 टेम्परेचर डिग्री 45 डिग्री सेल्सियस पे। तो हमें पता लगाना है कि स्टील रॉड की वाकई में लंबाई क्या है, जो ये दिखा रहा है वही है या उससे ज्यादा है या कम है। तो पता कर सकते हैं बच्चों। देखो कैसे इसको हम करें, भाई ध्यान दो कि ये जो आपका स्केल है at 45 degree Celsius, it will be in an expanded state in comparison to 27 degree Celsius। होगा कि नहीं, 27 डिग्री Yes, sir. सेल्सियस की कंपैरिजन में तो ये एक्सपैंडेड स्टेट में होगा। तो ये जो निशान जिस पे आपने 63 लिखा हुआ है, वो वाकई में 63 तो कब था, जब उसकी लेंथ, जब उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। तो मेरे को क्या लिखना चाहिए कि मान लेते हैं कि इसमें 63 सेंटीमीटर में डेल्टा एल का एक्सपेंशन हो गया है, तो डेल्टा एल डिवाइडेड बाय नेचुरल लेंथ दैट इज 63 सेंटीमीटर, इसको मैं किसके बराबर लिख दूं बेटे, अल्फा डेल्टा टी के बराबर लिख दूं। और अल्फा है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁵ और डेल्टा टी को लिख देता हूं मैं 45 माइनस 27। क्या ये चीज समझ आती है? 45 माइनस 27 जैसे ही मैं करूंगा तो वो 18 आ जाएगा। तो डेल्टा एल की वैल्यू आ जाएगी 63 सेंटीमीटर इंटू 1.2 इंटू 18 इंटू 10⁻⁻⁵। तो डेल्टा एल कितना आ जाएगा, 63 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय ये ऐसा आ जाएगा, है ना। तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है बेटे, इसको जरा अपन कैलकुलेटर से ही करके देख लेते हैं। कितना आता है, 13.6 into 10⁻⁻5 मीटर। ये कितना आ रहा है, डेल्टा एल की वैल्यू देखो ये सेंटीमीटर में है, तो जो आंसर हमारे पास आएगा वो भी सेंटीमीटर में ही आएगा। 1360.8 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, या इसको मैं लिख सकता हूँ 0.0136 सेंटीमीटर, ऐसा लिख सकते हैं बेटा, है ना। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ रॉड जो है वो कितनी है, एट 45 डिग्री सेल्सियस जो है वो क्या है, 63 प्लस 0.
इसका मतलब 63.0136 सेंटीमीटर है ना बच्चों? हाँ सर। है ना? क्या ये बात समझ में आ रही है बच्चों सब लोगों को? यस सर। यस सर। अच्छा, अब अगले पार्ट का क्या आंसर होगा? अगर 27 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं इसको तो लेंथ क्या होनी चाहिए? सर 63 सेंटीमीटर। फिर 63 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। फिर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 63 सेंटीमीटर ही हो जाएगा। समझ में आई बात बेटे? यस। ओके। ठीक है बच्चों, अभी थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे इसको, है ना? यस लेट अस मीट एट 10:10, है ना? ओके सर। सर आपकी स्क्रीन विजिबल नहीं है। हाँ बेटा, अभी विजिबल होगा। हाँ सर। तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया था बच्चों अपने को? किसी को कोई डाउट तो नहीं है भाई किसी प्रकार का? नहीं सर, अब क्लियर हो गया। ओके। तो जब भी चेंज की बात करते हैं ना बच्चों, तो हमेशा चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। चेंज का मतलब हम हमेशा ऐसे ही ट्रीट करके चले, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू। ओके। तो देखो, जितने भी ये अप्रोक्सीमेशन वाले मेथड्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए। इनसे क्या है, आंसर जो है वो काफी जल्दी आ जाता है। अब हम इसमें अगला एस्पेक्ट पढ़ते हैं बच्चों, क्या है? विच इज ऑफ हीट एक्सचेंज या राइज ऑफ टेम्परेचर, है ना? किस तरह से टेम्परेचर का राइज होता है उसके बारे में अपन बात करते हैं। देखिए, हमने ये पढ़ा है कि भाई जब हीट किसी बॉडी को मिलती है तो उसका सॉलिड ऑब्जेक्ट्स को जब हम हीट देते हैं तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाए या दूसरा उसका फेज चेंज हो जाए, है ना? अब हमने ये देखा है कि भाई टेम्परेचर बढ़ने से
एक्सपैंड हो जाता है ना, या कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, एनामोलस एक्सपेंशन अगर हो रहा हो तो। अगली चीज जो हमें यहाँ पे देखनी है वो ये देखनी है कि कितना कितना टेम्परेचर हम बढ़ाने के लिए कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा, मतलब व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन हीट सप्लाइड एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बिल्कुल। और बेसिकली ये सब जो हम जिस ब्रांच में पढ़ते हैं उसको बोलते हैं क्या बेटे, कैलोरीमेट्री। मेट्री स्टैंड्स फॉर मेजरमेंट एंड कैलोरीज फॉर हीट, तो मेजरमेंट्स रिलेटेड टू हीट। तो सबसे पहले तो कुछ डेफिनेशंस हम पढ़ लेते हैं, जैसे बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। What is specific heat capacity? It is heat required to raise the temperature of unit mass of a substance by 1 degree Celsius. Heat required to raise the temperature of unit mass of substance by 1 degree Celsius. इसको हम क्या बोलेंगे, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बात समझ में आती है? यस सर। इसको स्मॉल एस सिंबल से डिनोट करते हैं। सर हम्म, सर यहाँ हीट मतलब एनर्जी ना? हाँ, हीट का मतलब हमेशा एनर्जी है भाई। यस सर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी किस पे डिपेंड करती है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द बॉडी। पावर कट है। लाइट चली गई थी तो मैं दोबारा एक दूसरे इंटरनेट से ज्वाइन किया हूँ। तो हियर वी आर।
स्क्रीन विजिबल हो गई बच्चों? सर हाँ सर, अब हो गई। ओके, तो जैसा कि मैं बता रहा था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो मटेरियल ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, और इसकी एसआई यूनिट क्या है? जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, या जूल पर केजी पर केल्विन। ये बात समझ में आती? यस सर। फिर अगली एक और, मतलब हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 किलोग्राम का 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए एस हीट की जरूरत होती है, तो m किलोग्राम का डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट की जरूरत होगी? तो डेल्टा क्यू को हम लिख देंगे एम एस डेल्टा टी। सर डेल्टा क्यू क्या है? डेल्टा क्यू मैं बता रहा हूँ। डेल्टा क्यू क्या है? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ m mass of a substance having a specific heat capacity S by amount delta T. Delta Q is heat required to raise the temperature of m mass of a substance having specific heat capacity S by amount delta T. समझ में आती है? यस सर। फिर हम एक चीज और डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं क्या? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है? अमाउंट ऑफ हीट required to raise the temperature of a given sample of substance by कितना? 1 डिग्री सेल्सियस। 1 डिग्री सेल्सियस। इसको कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर सेल्सियस। जूल पर डिग्री सेल्सियस, है ना। कैपिटल एस और स्मॉल एस में क्या रिलेशन होगा? कैपिटल एस को आप लिख सकते हो मास इनटू स्मॉल एस,
कैपिटल एस क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी ऑफ m mass of a substance, और स्मॉल s क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। क्या ये चीज समझ में आ पा रही है बच्चों? यस सर। है ना? अगर मुझे एक गिवन ब्लॉक ऑफ आयरन की या किसी भी मैटर की हीट कैपेसिटी दे दी जाए और कहा जाए इसका डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तो आपको सिर्फ क्या करना है, आपको S इंटू डेल्टा टी करना। समझ में आई बात बेटा? यस सर। डेल्टा टी अमाउंट से अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हो तो कितनी हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। देखो जैसा कि हमने बताया था बच्चों, हीट सप्लाई करने के लिए करते हैं तो उसके दो इफेक्ट्स होते हैं, या तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर बढ़ता है या उसका फेज चेंज होता है, या तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा या उसका फेज चेंज होगा, है ना? और फेज चेंज होने के दौरान क्या होता है, टेम्परेचर में चेंज नहीं आता। मतलब अगर मैं टेम्परेचर वर्सेस हीट सप्लाइड का ग्राफ बनाता हूं, तो वो ग्राफ कैसा आएगा बच्चों, कुछ ऐसा है, आता है लीनियरली टेम्परेचर बढ़ता है, और मान लो सॉलिड ऑब्जेक्ट था, तो बढ़ते बढ़ते क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट आ गया अगर कहीं पे, तो फिर उसके बाद आप हीट सप्लाई करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट रह जाएगा और वो सॉलिड प्लस लिक्विड वाली स्टेट में चलेगा। कुछ देर आपको कुछ हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाकर के पूरा का पूरा लिक्विड में कन्वर्ट होगा। एक बार लिक्विड में पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया, फिर आप हीट सप्लाई करोगे तो फिर दोबारा उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होगा, बढ़ते बढ़ते जब कब तक बढ़ता जाएगा, जब तक कि क्या नहीं आ जाता बेटे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट नहीं आ जाता, और फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट आ गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर वापस सेम रहेगा हाँ सर, बॉइलिंग पॉइंट पे बॉइलिंग क्या पॉइंट होगा, सेम सेम रहेगा, रहेगा। कब तक, जब तक कि पूरा का पूरा वो गैस में नहीं आ में जाता। चेंज नहीं हो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाए। तो जैसे यहाँ पर हम लिखेंगे तो पूरी तरह से सॉलिड स्टेट में है, यहाँ लिख रहे हैं तो पूरी तरह से लिक्विड स्टेट में है, इसमें सॉलिड प्लस लिक्विड मिक्स है ना, और यहाँ पर क्या है, लिक्विड प्लस गैसियस फॉर्म मिक्स।
वो गैस पूरा बनने के बाद फिर से बढ़ता जाएगा ना फिर लीनियर। से टेम्परेचर बढ़ेगा, लेकिन फिर गैस बनने के बाद लीनियरली नहीं बढ़ता टेम्परेचर, है ना, क्योंकि फिर क्या है, एक्सपैंड भी होता है। यस सर। तो वो डिपेंड करता है, मतलब हो सकता है लीनियरली भी बढ़ जाए, ना भी बढ़े, हम चलो बढ़ता हुआ बना देते हैं उसको, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो ये इसका होता है। हमें जो बातें ध्यान रखनी, वो क्या, हमेशा ये ध्यान रखनी है कि ड्यूरिंग फेज चेंज टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। फेज चेंज के दौरान क्या है, टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। क्या ये बात समझ में आता है? यस सर। सर मतलब फेज चेंज का मतलब ये है ना, उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है। हाँ, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। ये बात समझ में आती है? यस सर। यस सर। अब जैसे, अब ये फेज चेंज के लिए कितना हीट की जरूरत होती है, ये मेजर करने के लिए हम दो पैरामीटर डिफाइन करते हैं। पहला डिफाइन करते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सर लास्ट पेज देखो तो थोड़ा दिखना था। अच्छा बेटा, वैसे मैं तुम्हें नोट्स तो भेज दूंगा अभी। ओके सर। ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू convert unit mass of a solid substance from solid state to liquid state at its melting point. अरे यार, ये डिवाइसेस की बैटरी भी लो होने लगी। लेट्स सी, जब तक अपन चल पा रहे हैं लिखते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू, देखो मतलब क्या है, मान लो आपके पास एक आइस का ब्लॉक था बेटे, और उसका टेम्परेचर था -5 डिग्री सेल्सियस। आपने हीट सप्लाई करी, उसका टेम्परेचर बढ़ा, बढ़ते बढ़ते उसका टेम्परेचर कितना पहुंच गया, 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। अभी कुछ भी मेल्टिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या आइस अपने आप मेल्ट हो जाएगी क्या, अगर कोई हीट हम उसको सप्लाई ना करें तो? नो सर। नो। मेरे को कुछ हीट उसको सप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर के मेल्ट होगा, है ना। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर, मतलब मेल्टिंग पॉइंट पर आने के बाद 1 किलोग्राम सब्सटेंस को कितना हीट सप्लाई करना पड़ेगा कि वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, इसको क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या ये बात समझ में आती है बेटे? यस सर। यस Heat सर। required to convert unit mass of a solid substance from solid to liquid state at its melting point is called as latent heat of fusion. इसकी SI यूनिट क्या होगी, SI यूनिट इज जूल पर किलोग्राम।
SI यूनिट इसकी क्या होगी, जूल पर किलोग्राम। और अगर मान लो 1 किलोग्राम को मेल्ट करना है तो इतनी हीट की जरूरत होती है, तो m मास को मेल्ट करने के लिए m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऐसा कर सकते हैं। यस सर। m मास ऑफ सब्सटेंस को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए हीट रिक्वायर्ड एट मेल्टिंग पॉइंट। Heat required at melting point to convert m mass of substance from solid to liquid state is called as is delta Q, है ना। और अगर latent heat of fusion पता है तो आप delta Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। वाटर के लिए पता है latent heat of fusion for ice पता कितना होता है, ये होता है 80 कैलोरी पर ग्राम। सर Latent heat of 336 fusion होता था ना, कितना बेटे, 336 होता था ना। 836 नहीं सर, 336। 336, अच्छा वो जूल में होता है। आप इसको जूल में कन्वर्ट करोगे ना, जूल और कैलोरी में क्या कन्वर्जन होता है, 1 कैलोरी इज 4.18 जूल, ओके सर समझा। है ना। कैलोरी में कैलकुलेट करते हैं तो कितना आता है, 80 कैलोरी पर ग्राम। उसी ओके तरह से अगली चीज हम क्या डिफाइन करेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सर लिखना है। एक मिनट, भाई कभी भी क्या है, मैं डिस्कनेक्ट हो सकता हूँ, माई बोथ डिवाइसेस आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग डिस्चार्ज्ड। सर अभी कितना परसेंट है? हाँ यस सर डन। ओके। 8 पैड मोबाइल लैपटॉप इज 8% लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखिए ये क्या होता है, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट unit mass of a substance at boiling point unit mass of substance at boiling point from liquid state to gaseous state। हाँ इसकी भी यूनिट वही होगी, जूल पर किलोग्राम। और यूनिट मास को वेपराइज करने के लिए एलवी हीट की जरूरत होती है, तो
m मास को करने के लिए मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। है ना? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर होता है कितना? 540 कैलोरी पर ग्राम। और जैसे मान लो मैं आपसे सिंपली एक सवाल पूछूं कि कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम आइस at -4 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius। तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? पहले -4 डिग्री की आइस से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री की आइस में, फिर 0 डिग्री की आइस से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 0 डिग्री के वाटर में, फिर 0 डिग्री के वाटर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 100 डिग्री के वाटर में, फिर 100 डिग्री के वाटर से आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? 100 डिग्री के स्टीम में। तो -4 से 0 डिग्री के आइस में आप कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा ms डेल्टा टी। अच्छा, आइस की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर होती है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो अभी आइस के लिए अपन क्या लिख देंगे? मास को लिख दो 100 ग्राम, एस को लिख दो 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, डेल्टा टी को लिख देंगे 4 डिग्री सेल्सियस। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? क्या ये 200 कैलोरी आ जाएगा? यस सर। फिर ये वाला कैसे निकालेंगे? मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो 100 इनटू 80, तो ये 8000 कैलोरी ये आ जाएगा। फिर वाटर का आप टेम्परेचर बढ़ाना है तो फिर से ms डेल्टा टी, m is 100, s is 1, डेल्टा टी is 100। क्या ये 10,000 आ जाएगा? यस सर।